हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो जैसे कि आपको पता है कि मंडे का जो प्रीमिक्स होता है वो पॉलिटी के सेक्शन में से होता है, पर ये जो आज का प्रीमिक्स है उसको हम पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स के लिए यूज़ कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपको नॉलेज कम भी है तो कैसे कुछ क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हैं बिना किसी नॉलेज के, सिर्फ अपने कॉमन सेंस और जो आपके पास कॉग्निटिव एबिलिटी है उसको यूज़ करके। ये जो आज हम 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ये 2020 के प्रीलिम्स में से लिए गए हैं, आपको दिखाने के लिए कि मान लीजिए अगर आपको कुछ नहीं भी आता तो भी आप कैसे अपने जो मार्क्स हैं उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा से ही आपको कह रहा हूँ कि नॉलेज के आगे भी एक कॉग्निटिव एबिलिटी है जिसको हमको यूज़ करना ही पड़ेगा गिवन द प्रेजेंट लेवल ऑफ कंपटीशन। आपको पता होगा कि आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कट ऑफ से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस दूर रह जाते हैं, तो उन बच्चों की हेल्प के लिए ये चीज़ है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन हम ये सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये एक वैक्सीन से बनाया गया था जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है अगर आप मान लीजिए पढ़ के नहीं गए। तो ये वैक्सीन कहता है, ये क्वेश्चन कहता है सबसे पहला पॉइंट दैट दीज वैक्सीन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट निमोनिया एज वेल एज मैग्नेटिटीज एंड सेफिस। दूसरे पॉइंट पे दैट डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड। और तीसरे पॉइंट पे ये क्वेश्चन कहता है दैट दीज वैक्सीन्स हैव नो साइड इफ़ेक्ट्स एंड कॉज नो एलर्जिक रिएक्शंस। तो सही जो ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे हैं, प्लीज़ मार्क द राइट ऑप्शन। तो देखिए, अगर मैं इसके क्वेश्चन की टेक्निक की बात करूं कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते थे, अगर आप तीसरे पॉइंट की बात करें कि जो वैक्सीन है ये, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इससे कोई भी एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगा। आप मान लीजिए 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास इतनी नॉलेज तो है कि आज तक दुनिया में कोई भी वैक्सीन नहीं बनी जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो और उससे कोई भी एलर्जिक रिएक्शन ना होता हो। काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो ऐसी एक्सट्रीम जो भी स्टेटमेंट्स आएंगे आपके पास उसको आप गलत मान के चलेंगे, क्योंकि दुनिया में कोई ना कोई एक्सेप्शन तो हर चीज़ की होती है। अगर 10 क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो उसमें अगर आप 10 क्वेश्चंस में अपनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को डिडक्ट करेंगे तो वो 9 क्वेश्चंस में उस चीज़ को वो सही मानेगा और वो जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है वो गलत साबित होगी। वैसे ही अगर हम इस क्वेश्चन में भी तीसरे पॉइंट को गलत माने तो उससे हमारा सी एंड डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर आप दूसरे पॉइंट को ध्यान से पढ़ें, अगर मान लीजिए आपको नहीं पता ये जो भी वैक्सीन पूछी गई है उसका क्या लेना देना है, अगर मान लीजिए आप पढ़ के भी नहीं गए, अगर आप दूसरे पॉइंट को पढ़ें कि ये दूसरा पॉइंट कह रहा है कि डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड। कि अगर हम ये वैक्सीन लेंगे तो जो भी हमारी डिपेंडेंस एंड एंटीबायोटिक को लेके जो कि इफ़ेक्टिव नहीं है उतने ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पे, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं हमारी डिपेंडेंस को। काफ़ी ऑब्वियस सी स्टेटमेंट है ये कि हाँ, अगर हम कोई वैक्सीन लेंगे तो हमारी जो डिपेंडेंस है एंटीबायोटिक्स के ऊपर वो तो कम होगी ही। तो ऐसा ये पॉइंट हमारा काफ़ी सही माना जाएगा क्योंकि काफ़ी ऑब्वियस सी स्टेटमेंट है ये। तो देखिए, अगर आप ऑप्शंस को देखें तो ए एंड बी, अगर ऑप्शन को देखें तो उसमें ए और बी में जो वन स्टेटमेंट है वो दोनों में कॉमन है। तो एग्जामिनर आपसे ये पूछना ही नहीं चाहता कि आपके पास वन स्टेटमेंट को लेके नॉलेज है या नहीं है। वो आपकी सिर्फ एक कॉग्निटिव एबिलिटी को देखना चाहता है कि आपके पास इतना एप्टीट्यूड है कि आप जो आपके सामने सही ईजी चीज़ें पड़ी हों, अगर वो किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको पेश की जाए तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। तो क्योंकि दूसरी स्टेटमेंट काफ़ी ऑब्वियस सी स्टेटमेंट है तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 ओनली। तो मान लीजिए अगर आप इस वैक्सीन के बारे में कुछ भी ना पढ़ के गए होते पिछले प्रीलिम्स में तो आप फिर भी आप क्वेश्चन आंसर कर पा रहे थे। अगर इसके बाद हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन कहता है कि अगर आज की हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसको यूज़ करके ड्रोन्स की सहायता से इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ हम कैरी आउट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन अ क्रॉप फील्ड। सेकेंड पॉइंट पे इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज। और तीसरे नंबर पे कलेक्टिंग ब्रेथ सैंपल्स फ्रॉम स्प्राउटिंग वेल्स फॉर डीएनए एनालिसिस। देखिए, पहला पॉइंट कि ड्रोन से क्या हम पेस्टिसाइड्स को स्प्रे कर सकते हैं, तो काफ़ी ऑब्वियस सा पॉइंट है, क्या हाँ कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट पे कि क्या वॉल्केनोज के क्रेटर्स को इंस्पेक्ट कर पाएंगे, तो काफ़ी ऑब्वियस पॉइंट है कि हाँ कर पाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट एंड 2 तो काफ़ी ऑब्वियस थे जिससे कि आपका बी एंड सी गलत हो गया और आपके पास बचता है ए एंड डी ओनली।
और तीसरा पॉइंट कहता है कि कलेक्टिंग ब्रेथ सैंपल्स फ्रॉम स्पाउटिंग वेल्स फॉर डीएनए एनालिसिस। तो क्या किसी भी ड्रोन को हम किसी जो वेल के पास लेके जाके उसका ब्रेथ सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं? तो हाँ, कितना ही ऑब्वियस पॉइंट है, अगर आपको वेल्स के बारे में पता हो तो काफ़ी इजी पॉइंट था ये, क्योंकि ये भी काफ़ी ऑब्वियस सा पॉइंट है, तो ये भी हम सही मान के चलेंगे। तो इससे आपका आंसर हो जाएगा डी, जो कि सही आंसर। अगर आप अपने यूपीएससी के प्रीलिम्स में जो कि ऑब्वियस स्टेटमेंट्स आपको लग रही हैं उसको ऑब्वियस मान के कॉमन मैन की तरह भी आंसर करेंगे, तो आपके हर प्रीलिम्स में 5 से 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आप बिना किसी नॉलेज के आंसर कर पाएंगे। तो अगर आप इस टेक्निक्स को यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि पिछले जो 2 या 3 प्रीलिम्स हैं उनको उठाइए और इस टेक्निक्स को यूज़ करके आप अपने प्रीलिम्स को उसको क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कीजिए। तो आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप काफ़ी एस्टॉनिश्ड होंगे कि आप अब 3 से 4 क्वेश्चन तो एटलीस्ट ऐसे होंगे जो पहले आप नहीं कर पा रहे थे, अब आप कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, आपके नंबर्स में काफ़ी इंक्रीमेंट आएगा। उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चन देखें क्योंकि बेंजीन पॉल्यूशन से रिलेटेड है कि अगर हम इन चीज़ों में से किन चीज़ों में से बेंजीन निकलता है। आपके पास 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है कि बिल्ट इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, दूसरे नंबर पे टोबैको स्मोक, तीसरे पॉइंट पे वुडन बर्निंग और चौथे पॉइंट पे यूजिंग वुडन फर्नीचर और फिफ्थ पॉइंट पे यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम पॉलीयूरेथीन। आपके सामने पॉइंट्स हैं कि इनमें से कौन सी वो चीज़ें हैं जिसमें से बेंजीन निकलता है। तो ऐसा अगर मान लीजिए आप तैयार करने लग जाएं कि कौन सी गैस किस चीज़ में से निकलती है, तो दुनिया में देयर आर 1000 नंबर्स ऑफ गैसेस, सो आप हर चीज़ को तैयार नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप अपने कॉमन सेंस से जाएं कि देखिए, अगर आपके पास ये थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में है वुड बर्निंग और फोर्थ पॉइंट भी वुड से ही रिलेटेड करता है, फोर्थ पॉइंट में है वुड फर्नीचर। अगर मान लीजिए किसी चीज़ में कोई भी गैस है तो ओवर टाइम वो रिलीज़ तो करता ही होगा उस चीज़ को। अगर मान लीजिए हम उसको बर्न भी नहीं कर रहे, तो हमारे को ये पता लग गया है जहाँ जो भी हमारा सही ऑप्शन है उसमें या तो 3 और 4 इकट्ठा आएगा या फिर 3 और 4 बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर थर्ड पॉइंट है उस सही आंसर में तो उसके साथ फोर्थ आना कंपलसरी है। अगर थर्ड आ गया और फोर्थ नहीं है तो मतलब वो पॉइंट गलत हो गया। इसी टेक्निक को यूज़ करके हम देखेंगे कि हम ए पॉइंट को ए ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे क्योंकि थर्ड के साथ फोर्थ नहीं है। बी पॉइंट को भी एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि फोर्थ के साथ थर्ड नहीं है। हमारे पास बच जाएंगे सी एंड डी ऑप्शन, 1, 3, 4 एंड ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद अगर आप सेकंड पॉइंट को देखें, टोबैको स्मोक, तो देखिए वुड, पल्प, पेपर और टोबैको ये अप्रॉक्स सेम एलिमेंट से बने हुए हैं। टबैको जड़ी बूटियों से बनता है, प्लांट से बनता है, वैसे ही वुडन उसी एलिमेंट का पार्ट है, उसी चीज़ों का पार्ट है जिससे ये बेंजीन निकलता है। तो अगर आप अपने कॉमन सेंस से जाएं कि अगर वुड में से निकल सकता है तो टोबैको से भी काफ़ी निकलने की पॉसिबिलिटी होगी। और क्योंकि आप सी एंड डी ऑप्शन में से ही आपके पास 2 ऑप्शंस बच गए हैं, तो इनमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे तो आपका सही होने का प्रोबेबिलिटी 50% तो आपके पास पहले से ही है। तो अगर आप अपने कॉमन सेंस के साथ जाएं तो आपको समझ आएगा कि ये 2 सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो पॉइंट्स हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो इकट्ठी आनी चाहिए। या तो वो इकट्ठी आएंगी या फिर वो सही ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं होंगी और आपका आंसर होगा 1 और 5 ओनली। तो आपके सामने आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जहाँ पे 1 और 5 अकेला हो, और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पे 2, 3 एंड 4 इकट्ठे आ रहे हैं, जो कि है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए एज सच अगर आप ये चीज़ तैयार नहीं करके गए हैं तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट लगेगी, पर अगर आप ये टेक्निक यूज़ करेंगे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके लिए ये चीज़ साबित होगी। तो अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, ये है इंडियाज़ डेजर्ट नेशनल पार्क में से। जैसे कि मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बताया था कि जो भी हमारे पास एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आएंगी वो 10 में से 9 बार गलत ही होंगी, और आप इस चीज़ को काफ़ी ऐसा अपनी टेक्निक मान के चल सकते हैं। तो ये अगर हम इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे पहली स्टेटमेंट कहती है कि इट इज़ स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स। दूसरे पॉइंट पे दैट देयर इज़ नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, और फोर्थ पॉइंट पे थर्ड पॉइंट पे दैट इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो देखिए जो पहला पॉइंट है दैट इट इज़ स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, तो हमको नहीं पता ये 2 में हो सकता है, 3 में, 4 में, और किसी भी नेशनल पार्क का हम ये नहीं जोग्राफिकल अप्रॉक्सीमेशन नहीं पढ़ के जा सकते कि ये कितने डिस्ट्रिक्ट्स में फैला होगा।
और तीसरे पॉइंट पे दैट इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये काफ़ी करेक्टरिस्टिक पॉइंट है जो हमको पता होना चाहिए इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क से लेके। पर अगर मान लीजिए हमको ये पॉइंट नहीं भी पता कि इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलती है या नहीं मिलती, फिर भी इस क्वेश्चन को हम कैसे आंसर कर सकते थे कि देखिए जो ये सेकंड स्टेटमेंट है कि देयर इज़ नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। तो जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी बार न्यूज़ में नेशनल पार्क्स रहते हैं उन चीज़ों के लेके कि यहाँ पे जो भी ह्यूमन रिजाइड कर रहे हैं वहाँ पे उनका जो फॉरेस्ट राइट्स हैं वो वापस ले लिए गए हैं, क्योंकि नेशनल पार्क्स में कोई भी ऐसा ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती, ग्रेजिंग अलाउड नहीं है। उसकी वजह से जो वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो उसी कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए हम इस सेकंड स्टेटमेंट को गलत मान सकते हैं कि जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है दैट इट इज़ स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट। तो मान लीजिए अगर कोई चीज़ 2 डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है तो क्या वहाँ पे कोई भी ह्यूमन हैबिटेशन नहीं होगी? अगर मान लीजिए वो सिर्फ 100 किलोमीटर में ही फैली हो, 10 किलोमीटर में ही फैली हो, तो वहाँ पे कोई ह्यूमन हैबिटेशन तो होगी ही। तो ये ऐसा जो भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हमारे पास आएंगे तो उनको हम गलत मान के चलेंगे। और अगर आप देखेंगे तो इससे क्या होगा, फर्स्ट ए स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट और डी स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि उनमें सेकंड ऑप्शंस हैं, सेकंड स्टेटमेंट है। काफ़ी क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आप ऐसे एनकाउंटर करेंगे जो सिर्फ आप अपने एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट को एलिमिनेट करके ही आप अपने सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो इससे हमारा आंसर हो जाएगा C 1 and 3 ओनली। और लास्ट में अगर मान लीजिए आप इस टेक्निक्स को यूज़ करके आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका काम ये बनता है अब कि आप पिछले 2 या 3 प्रीलिम्स को उठाएं और इन टेक्निक्स को यूज़ करके आप उनको आंसर करें, तो आपकी काफ़ी कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप होगी। और जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे तो उससे आप क्या देखेंगे, आपकी एक नेक्स्ट लेवल ऑफ एबिलिटी डेवलप होगी, जिससे कि आप और भी क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे, जैसे कि ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे जो कि 2020 के प्रीलिम्स में से ही लिया गया है। तो ये काफ़ी इन डिटेल क्वेश्चन पूछा गया था शुगर केन को लेके, कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन को लेके। अगर इसकी पहली स्टेटमेंट की हम बात करें तो पहली स्टेटमेंट कहती है आ सब्सटेंशियल सेविंग इन द सीड मटेरियल इज मेड व्हेन बड चिप सेटलिंग्स आर रेज्ड इन अ नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटेड इन द मेन फील्ड। काफ़ी टेक्निकल पॉइंट है जो मेरे को तो नहीं पता था, अगर मैं अपनी बात करूं। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें कि when direct plantings of seeds is done, the germination percentage is better with single budded sets as compared to sets with many buds। ये भी मेरे को नहीं पता था। If bad weather conditions prevail when seeds are directly planted, single budded seeds have better survival as compared to large sets। ये भी मेरे को नहीं पता इस स्टेटमेंट के बारे में। और फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि शुगर केन्स कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आपने ये बताना है। तो देखिए ऐसा मेरे को ये चारों स्टेटमेंट्स ही नहीं पता है कि इसमें कोई मेरे को एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी नहीं दिख रही, इसमें क्या गलत होगा क्या सही होगा, पर फिर भी ये क्वेश्चन हम कैसे आंसर कर पाएंगे। अगर ध्यान से आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो आप देखेंगे कि सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है जो हमारे पास, वो दोनों सेम हैं। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रही है कि जब हम डायरेक्ट प्लांटिंग करेंगे सीड्स की तो उस टाइम पे जो जर्मिनेशन की परसेंटेज है वो सिंगल बर्डेड सेट्स के साथ ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू सेट्स विद मैनी बर्ड्स। और जो थर्ड स्टेटमेंट वो कह रही है कि जब बैड वेदर कंडीशंस होगी तो उस टाइम पे जब सीड डायरेक्टली प्लांट किए जाते हैं तब उस टाइम पे जो सिंगल बर्डेड सीड्स हैं उनकी बेटर सर्वाइवल परसेंटेज होगी एज़ कम्पेयर टू लार्ज सेट्स। तो दूसरा और थर्ड पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है। दूसरे पॉइंट में नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है और थर्ड पॉइंट में एक बैड वेदर कंडीशन की, वर्स कंडीशन की बात हो रही है। अगर मान लीजिए दो चीज़ें हैं हमारे पास ए एंड बी, और ए जो वर्स कंडीशन में एक अच्छा परफॉर्म करता है बी के रिगार्डिंग, तो वो नॉर्मल कंडीशन में तो ऑब्वियस है कि बी के रिगार्डिंग अच्छा ही परफॉर्म करेगा। तो 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर ऑब्वियस दैट दे विल कम एज सच टुगेदर। तो देखिए जैसे हमको पता लग गया कि 2 and 3 स्टेटमेंट तो इकट्ठी आएंगी ही आएंगी। अगर किसी ऑप्शन में सेकंड स्टेटमेंट है तो उसके साथ कंपलसरी है कि थर्ड स्टेटमेंट आए, और किसी में अगर थर्ड स्टेटमेंट है तो उसके साथ कंपलसरी है कि सेकंड स्टेटमेंट आएगी। तो उससे क्या होगा, आप फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, सेकंड ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे।
आपके पास बचेंगे सी एंड डी ऑप्शंस। तो आप 50% प्रोबेबिलिटी पे पहुंच गए हैं उस क्वेश्चन में जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। मान लीजिए शुगर केन की कल्टीवेशन के बारे में आपको कुछ भी नहीं आता, फिर भी आप उन 2 ऑप्शंस में पहुंच गए हैं जिससे कि आप उस सही ऑप्शन को मार्क कर पाएंगे सी एंड डी में से। जैसे कि आपको पता है कि आप पेपर में जब फर्स्ट गो जाते हैं तो आपके पास सिर्फ 40 से 45 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जिसके आंसर आपको पक्का से पता होते हैं। उसके बाद आपको कई तुक्के लगाने पड़ते हैं कि अपने कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके प्रीलिम्स में, ऐसे 5 से 10 क्वेश्चन होंगे जिसमें आप उन 2 ऑप्शंस में पहुंच पाएंगे कि इसमें से कोई एक तो आंसर पक्का ही है। तो इसका वैसे आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो इसका आंसर है डी 2, 3 एंड 4 ओनली। तो ये था आज का हमारा प्रीमिक्स, जिसमें मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि कैसे आप कुछ टेक्निक्स को यूज़ करके उन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को भी आंसर कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आपको कोई ना कोई तुक्का तो लगा के आना ही पड़ेगा। आपके पास कुछ 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस ऐसे बच जाएंगे। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे 50 क्वेश्चंस हो जहाँ पे आप 2 में तुक्का लगा के आ रहे हैं, तो आपकी कट ऑफ क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। और अगर आप इन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे तो हर 100 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे आप सही ऑप्शन तक पहुँच पाएंगे इन टेक्निक्स को यूज़ करके। सो प्लीज़ इन टेक्निक्स को यूज़ कीजिए। और भी टेक्निक्स लेके आऊँगा आपके लिए ताकि आपके प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्प हो। तो प्लीज़ कमेंट अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच।